नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने आपके फेवरेट पैडागोजी का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था और ईवीएस का एक पार्ट मैंने वीडियो करा चुका हूँ। मैं ईवीएस की अगली वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वैसे तो मैं एक पार्ट कराया हुआ हूँ और आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया था, पर ये वीडियो मैं फिर से लेकर के आया हूँ एक कुछ इंपॉर्टेंट और अनोखे क्वेश्चन लेके। इसमें कुछ क्वेश्चन पैडागोजी के मिलेंगे, कुछ आपको कंटेंट के मिलेंगे, यानी मैं मिक्स क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर जाके आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि वो फ़ायदा उठा सके इस चीज़ का। ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है ओजोन, और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली परत के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC इसको कहते हैं, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है ओजोन छिद्र, ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस। इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। आपको पता होगा कि जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण है या अल्ट्रावायलेट रेज है, तो वो जो है एक अवशोषक का कार्य करती हैं, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, और CFC गैसेज हैं ये उनको क्षति पहुंचा रही हैं, ओजोन छिद्र का काम कर रही हैं। तो यहाँ आपको यहाँ गैस का नाम नहीं लिया, सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले परत के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ ओजोन और ओजोन छिद्र दोनों दिया है, तो आपको यहाँ सावधानी से ओजोन सेलेक्ट करना है, ना कि ओजोन छिद्र। आंसर हो जाएगा हम लोग का ओजोन, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अधिकतम जैव विविधता है? ये भी कंटेंट से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रेगिस्तान, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में किसकी अधिकतम जैव विविधता है? आंसर हो जाएगा इसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जैसे पूछा किसमें अधिक जैव विविधता है, यानी कि कहाँ अधिकतर जैव विविधता पाई जाती है, जानवरों की अधिकता पाई जाती है। तो रेगिस्तान में, आपको पता है रेगिस्तान में जनजीवन इतना कठिन है, कहाँ से वहाँ पे जैव विविधता पाई जाएगी ज़्यादा? कहाँ से जैव विविधता पाई जाएगी? अगला हो जाता है नदी। नदी में पाई जाती है मछलियाँ, कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ समुद्र का जिक्र होता तो समुद्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नदी का है तो नदी में सीमित मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्र की बात हो रही है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में आपको मिलेंगे, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में पोलर बियर हो गया, पेंगुइन हो गए, ये सब चीज पाया जाता है। ज़्यादा जैव विविधता ज़्यादा नहीं होती, सीमित मात्रा में पाई जाती है। लेकिन वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मनुष्य से लेकर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो यहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन समझ ही रहोगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ एक पेडागोजिकल क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बच्चे के विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्न में से किसे छोड़कर सभी अन्य शामिल हैं? यानी कह रहा है कि बच्चे का जो विकास होता है उसको आकार देता है जो, वैसा पर्यावरणीय कारक, इन जो लिस्ट किया गया है चार ऑप्शन हैं, उनमें कौन सा जो ऑप्शन है वो छोड़ के सभी शामिल है? तो यानी कि इसमें चुनना है जो नहीं शामिल है, यानी कि जो पर्यावरणीय कारक जो बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है वो चीज़ें हैं, तो यानी वो बच्चे के विकास को आकार नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पोषण की गुणवत्ता,
ऑप्शन बी हो जाएगा शारीरिक बनावट, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा संस्कृति, ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षा की गुणवत्ता। यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा शारीरिक बनावट। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। बच्चे के विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारक, यानी कि जो कारक जो है वैसे पर्यावरणीय कारक जो विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ वृद्धि को नहीं बोला गया है, विकास को बोला गया है। वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि जो है क्वांटिटिव होता है और विकास क्वांटिटिव नहीं होता है, उनको उसको मेजर नहीं किया जाता है। ठीक है, वृद्धि को मेजर किया जाता है, जैसे हाइट 5 फीट बढ़ गई, 2 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट है, ऐसे करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। वजन कितना है, ये सारे वृद्धि में आते हैं। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, उसका मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, और वृद्धि जैसे वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलता है, कुछ चीज़ें कुछ टाइम के बाद से वो रुक जाती हैं, जैसे हाइट कुछ समय के बाद रुक जाता है, वजन बढ़ना कुछ समय के बाद रुक सकता है। और ये वृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलता है, वो गतिशील होता है। तो वृद्धि और विकास में अंतर होता है। ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि वृद्धि में क्या अंतर है, विकास में क्या अंतर है, या वृद्धि से संबंधित कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं वृद्धि से। तो मैं डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक सेशन ही लेके आऊँगा, जिससे वृद्धि से संबंधित और विकास से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे सारे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ देख लेते हैं वृद्धि को विकास को आकार देने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा है। निम्न से किसी छोड़कर सभी शामिल है, तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पोषण की गुणवत्ता, ये वृद्धि विकास को प्रभावित करता है, यानी पोषण का अगर गुणवत्ता अच्छा होगा, ठीक है, तो उसका ग्रोथ अच्छे से होगा, यानी वृद्धि अच्छे से होगा। वृद्धि में विकास भी तो शामिल होता है, वृद्धि जो है विकास में शामिल होता है। मान लीजिए कि वो अच्छे से पोषण ग्रहण करेगा तो उसका ग्रोथ अच्छे से होगा, और वृद्धि भी अच्छे से होगा, विकास भी अच्छे से होगा। ठीक है, उसका मेंटल अच्छे से एबिलिटी अच्छे से होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई शारीरिक विकास तो होगा ही, साथ ही मेंटल ग्रोथ भी होगा, संज्ञानात्मक स्तर भी अच्छा होगा। ठीक है, फिर शारीरिक बनावट, तो शारीरिक बनावट नहीं होगा, ये इसमें आंसर सही है, यानी कि शारीरिक बनावट आकार नहीं देता है वृद्धि को, विकास को। क्यों? क्योंकि शारीरिक बनावट से किसी के विकास का कोई संबंध नहीं। कोई नाटा है तो क्या वो उसका विकास नहीं होगा क्या? वृद्धि नहीं होगा लेकिन विकास तो होगा। ठीक है, वो समझदार नहीं होगा क्या? वो पढ़ लिख नहीं सकता है क्या? सब कुछ कर सकता है वो। तो शारीरिक बनावट यानी नाटा है, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है विकास का। वृद्धि का संबंध है पर विकास का कोई संबंध नहीं है। संस्कृति सीधे विकास से संबंधित है, वृद्धि से संबंधित नहीं है, लेकिन विकास से संबंधित है, क्योंकि ये उसके संज्ञानात्मक स्तर पे प्रभाव डालता है। और शिक्षा की गुणवत्ता भी विकास से संबंधित है। यही उसके सामाजिक, सोशल जो है, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें उसके विकास पर अंतर डालती हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, ये सारी चीज़ें ही उसके जीवन में विकास पे असर डालती हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, इसको तो कोई भी कर लेगा। क्वेश्चन है ईवीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है इन्वायरमेंटल साइंस, ऑप्शन बी है इन्वायरमेंटल सोर्स, ऑप्शन सी है इन्वायरमेंटल स्टडी, ऑप्शन डी है इन्वायरमेंटल स्किल। देखिए क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको क्या होगा यहाँ पे, आप क्या करेंगे, जल्दी के क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन आसान है लेकिन आप जल्दी में इन्वायरमेंटल साइंस करके चले आओगे। मुझे मालूम है, मैं बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस टिक मार के चले आते हैं, जबकि ईवीएस का पूर्ण रूप आपको, अगर आप पढ़ा रहे हो आप स्कूल में, तो आपको पता होगा ईवीएस, या फिर खुद भी पढ़े हो तो आपको पता होगा इन्वायरमेंटल स्टडी होता है, इन्वायरमेंटल साइंस नहीं होता है। तो अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा था नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, समुदाय की प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है। यानी समुदाय जो है प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई होता है, इसमें ईवीएस एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है। यानी ईवीएस पढ़ाने में समुदाय का महत्वपूर्ण रोल है। क्यों इसका रोल है? तो ये ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आसानी से उपलब्ध संसाधन है, यानी समुदाय आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह एक सस्ता संसाधन है। ऑप्शन सी है वास्तविक व्यवस्था में सीखने का, यह वास्तविक व्यवस्था में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का, इसमें बुद्धिमान और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। देखिए एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर नहीं पता होगा उनको तो टिक मार के आ जाएंगे कि इसमें बुद्धिमान और बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं, या फिर यह आसानी से उपलब्ध संसाधन या सस्ता। लेकिन यहाँ
जो लोग थोड़ा सा भी उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या फिर उन्होंने पढ़ा होगा, वो ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये वास्तविक व्यवस्था में सीखने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि समुदाय जो है वो क्या करता है, वो जो है वास्तविक अवसर प्रदान करता है आपको कि वो जीवन के वास्तविक स्थिति में, यानी कि आप समुदाय में रह के सीखते हो तो वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि वास्तविक जीवन में आपको सिखाने का अवसर मिलता है, वास्तविक चीज़ों से सीखने का अवसर मिलता है। तो ये वास्तविक व्यवस्था में सीखने का अवसर प्रदान करता है, आपको रिलेट करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। ना कि ये सस्ता है, सरल है, आसान है तो बुद्धिमान लोग शामिल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीज़ों को रिलेट करके सीखने पर महत्व देता है, आपको वास्तविक चीज़ों से रिलेट करके सीखने में मदद करता है, यह अवसर प्रदान करता है समुदाय। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस अध्यापन का उद्देश्य नहीं है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर हम लोग ईवीएस पढ़ाते हैं तो उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है, या नहीं को हम लोग मार्क कर लेंगे ध्यान से, नहीं है, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ऑप्शन पर देख लेते हैं हम लोग कि बच्चों में स्वस्थ आदत को विकसित करना, तो ये तो ईवीएस का लक्ष्य है, ये ईवीएस अध्यापन का उद्देश्य है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईवीएस बच्चों में स्वस्थ आदत विकसित ना करे, ठीक है, क्योंकि इसमें ईवीएस में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऑप्शन बी है उन्हें सरल मानचित्र और रेखांकन समझने में सक्षम बनाना, हाँ ये भी एक उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शन सी है बच्चे में रचनात्मक कौशल विकसित करना, तो ईवीएस का एक लक्ष्य ये भी है कि हमने पढ़ा था एनसीएफ में कि बच्चे में रचनात्मक कौशल विकसित करना, ठीक है, ईवीएस का एक लक्ष्य है, ठीक है। ऑप्शन डी है बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़ने के लिए हतोत्साहित करना, तो जहाँ सीधे निगेटिव आ रहा है कि बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़ने के लिए अगर प्रोत्साहित करना होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन वहीं यहाँ पे दे दिया कि बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़ने के लिए हतोत्साहित करना है, यानी कि डिमोटिवेट करना है। तो ये चीज़ सीधे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर हमारा सही हो रहा है, यानी कि बच्चों को जो है बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़ने के लिए हतोत्साहित करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ईवीएस पढ़ाने का हमारा लक्ष्य नहीं प्राथमिक स्तर पे। अगला प्रश्न है हमारा, ईवीएस जो है शिक्षण के दौरान निम्न में से कौन सी समस्या नहीं आती, यानी ईवीएस को हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें कौन सी समस्या नहीं आती है। ये जो है आप 4 को ऑप्शन देख रहे हैं, इस चारों ऑप्शन में आप चुनेंगे, राइट आंसर को चुनेंगे। ऑप्शन ए है अनुभवी शिक्षकों का अभाव, यानी ईवीएस पढ़ाने में कौन सी समस्या नहीं आती है, तो अनुभवी शिक्षक का अभाव। ये तो होता है कि बहुत सारे लोग अनुभवी नहीं होते हैं और ईवीएस पढ़ाते हैं, जिससे कि सही से लर्निंग हो नहीं पाती है, ठीक है, सही उदाहरण वगैरह नहीं दे पाते हैं। ऑप्शन बी है सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने में कठिनाई, तो ये शिक्षण के दौरान ये सारी समस्या तो आती हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कोई कहीं पे आपको कोई चीज़ सिखाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ सिखाना है, ठीक है, तो जैसे कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग, जैसे कि कहीं भी आपको फैक्ट्री ले जाकर दिखाना हो या फिर कहीं संग्रहालय वगैरह दिखाना हो, तो आपको सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने में आपको कठिनाई होती है। कब लेकर के जाएंगे, वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं, बच्चों को ले जाने के लिए सेफ़ है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के बीच प्रेरणा की कमी, यानी शिक्षार्थियों जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच प्रेरणा की कमी की, हाँ ईवीएस जो है पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ की कमी होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा OHP शैक्षिक फिल्में और टेलीविज़न, इनकी ये चीज़ें जो है इनमें समस्या नहीं आती है, यानी कि जो है OHP और शैक्षिक फिल्में, यानी कि इनकी समस्या नहीं होती है, ये आराम से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। ईवीएस जो है पढ़ाना है, ईवीएस सेक्शन के दौरान ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, टेलीविज़न पे फिल्म बहुत सारी हैं, ठीक है, इनसे संबंधित समस्या नहीं होती, लेकिन बाकी चीज़ों से संबंधित समस्या होती हैं। ईवीएस शिक्षण में OHP शैक्षिक फिल्में और टेलीविज़न इनकी समस्या नहीं होती, ये आंसर सही हो जाएगा हम लोग का। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, एनसीएफ से क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आपने देखा होगा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा या फिर मैं ही कराऊंगा, तो आप देखेंगे मैं पेपर वाइज कराऊंगा, पेपर लेकर सामने कराऊंगा आपको। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा थीम नहीं है, थीम से एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर का 2019 में दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक थीम से प्रश्न आ गया था, कौन सा नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, ए सौरमंडल, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है भोजन। ऑप्शन डी है भोजन, तो आंसर हो जाएगा भोजन,
ये जो है थीम है, ठीक है। थीम देख लेंगे कौन सा विषय वस्तु पर्यावरण अध्ययन का थीम है, तो थीम हम लोग का भोजन हो जाएगा। बाकी जो ऊर्जा हो गया, मौसम हो गया, सौरमंडल हो गया, ये चीज़ें थीम नहीं है ईवीएस का, ये उसका पार्ट है, आप पढ़ेंगे, लेकिन ये उसका थीम नहीं है। थीम और सब थीम में बांटा जाता है, तो थीम ऐसा ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। जैसे पिछली बार पूछा था क्वेश्चन इसी तरह से, तो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो थीम नहीं है ऐसा पूछ देता है, या फिर थीम है ऐसा भी पूछ देता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। भोजन, जंतु इत्यादि इत्यादि 5 जो है उसके थीम है। मैं आपको ईवीएस का जब एनसीईआरटी की समरी कराऊंगा तो आपको वो थीम और सब थीम भी मैं करा दूंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना है। पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है, यानी कि जब कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होता है तब शिक्षक जो बच्चों के ज्ञान को पढ़ाए जाने वाले नई कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ता है, ठीक है। कोई शिक्षक जो बच्चा को पढ़ाया जाता है, जो ज्ञान पढ़ाया जाता है, दिया जाता है, उसको नए कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ता है, ठीक है, जोड़ने में सहायता करता है। और इसका मेन मोटिव क्या है, यही पूछ रहा है, ठीक है। किस चीज़ को बढ़ावा देना है इसका मोटिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ज्ञान का सहसंबंध एवं हस्तांतरण, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन सी है शिक्षार्थी स्वायत्तता, ऑप्शन डी है पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध एवं हस्तांतरण, ये हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का जैसे कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होता है, तो शिक्षक जो है ज्ञान को जो कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने में सहायता करता है, नया कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने में सहायता करता है, उसका उद्देश्य ही होता है कि ज्ञान का जो है रिलेशन स्थापित करना, ठीक है, और ट्रांसफ़र करना ज्ञान का, ये उद्देश्य होता है। ये हमारा लास्ट प्रश्न ना दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो के रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, किसी प्रकार की समस्या अगर सीटेट से संबंधित किसी तरह की परेशानी हो रही हो, आपको किसी तरह की कोई तैयारी में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप निसंकोच बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं हर संभव कोशिश करूँगा, जल्द ही मैं आपके लिए लाइव क्लासेज लेके आने वाला हूँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा आपके लिए टेस्ट भी लेने की। मॉक टेस्ट नहीं है, एक आपको पेपर की तरह मैं आपको टेस्ट लेने की कोशिश करूँगा। आपको बाकायदा समय दिया जाएगा, कुछ जैसे 10 मिनट का समय दे दिया या 15 मिनट का समय दिया। 10 मिनट का समय दिया मान लीजिए, और मैंने 10 क्वेश्चन दे दिए, या फिर 20 मिनट का क्वेश्चन, 20 मिनट दे दिया, 15 मिनट का टाइम दे दिया। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है, पेपर में आपको टेस्ट लगाइए। एक तो आपको जितने क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, उस लिंक पर जाकर मेरे वेबसाइट से आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप जा करके दीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, तो उस पर आपको स्कोर मिलेगा जितना, उसके अनुसार आप समझ पाएंगे कि मेरा कितना तैयारी हुआ है। और घबराने की बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन आपको टफ दे दूंगा। आपको मैं ये भी जांचूंगा कि आपकी कितने आपकी जो है पढ़ाई हुई है, आपने वीडियो देखा है तो कितना ध्यान से देखा है, ये सारी चीज़। तो मैं जो वीडियो करा रहा हूँ उन्हीं के बीच से मैंने इतने सारे वीडियो कराए हैं और आगे भी कराऊंगा, उनके बीच से ही आपको जो है प्रश्न उठा के दिया जाएगा, जिससे कि आपकी लर्निंग कितनी हुई है, आपने कितना पढ़ा है, इन वीडियो को कितना समझा है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो सकेगा तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डालूंगा जो उन प्रश्नों को जो मैंने कराया है उससे डेराइव किए हुए, यानी कि उसी से क्वेश्चन होंगे, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऑप्शंस बदल जाएंगे, या फिर क्वेश्चन को रिलेट किया हुआ क्वेश्चन, उसी टॉपिक से क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन कुछ करूँगा ताकि आपकी कितनी तैयारी हुई है ये मुझे पता चल सके। तो हर हफ्ते आपको जितने हफ्ते में कराया जाएगा वीडियो दिया जाएगा, लास्ट में जैसे मान लीजिए मंडे टू सैटरडे आपको वीडियो मिल रहा है, लेकिन संडे को एक दिन रहेगा जिस दिन आपको टेस्ट होगा। टेस्ट लिया जाएगा, आपको बाकायदा एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा 1-2 मिनट का, उसमें बता दिया जाएगा कि टेस्ट कैसे देना है, ठीक है, टेस्ट कैसे देना है ये बता दिया जाएगा। और टेस्ट का लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से जाकर के आप टेस्ट देंगे, ठीक है। जाकर के आईडी पासवर्ड जो भी दिया जाएगा आपको उसी में दे दिया जाएगा, उससे आप जाकर के लिंक देंगे, अपना नाम डालेंगे, आईडी पासवर्ड डाल के टेस्ट देंगे। इससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं सीटेट का क्वेश्चन कर रहा हूँ, और मैं जब यहाँ पे पेपर बना रहा हूँ तो वहाँ जाके क्यों नहीं बनाऊँगा, ठीक है, हो जाएगा। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।